Hey everyone, hope you guys are doing very well. So आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 से, दैट इज कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन कल मैंने आपको यूनिट 1 अपलोड किया था, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. होपफुली आप लोगों ने वो देख ली होगी और कोई डाउट्स अभी तक आए नहीं है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. तो यूनिट 2 हम शुरू करते हैं कंसिडरेशन. सबसे पहले ये समझिए कंसिडरेशन होता क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है. कंसिडरेशन अमंग ऑल एक लीगल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमें बनाना है तो उसमें कंसिडरेशन होना काफी अनिवार्य है. और कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न, कुछ बदले में मुझे मिलना, दैट इज क्विड प्रो क्यू. कंसिडरेशन के दो मीनिंग्स होते हैं जनरली. एक ये कुछ चीज सोचना, कंसिडर करना, ओके, और दूसरा कंसिडरेशन मतलब पैसा, बदले में कुछ हमें मिलना. इधर पैसा मैंने वैसा एग्जांपल है, कुछ बदले में मिलना इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन का लैटिन मैक्सिम क्या हुआ? क्विड प्रो क्यू, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, बदले में हमें कुछ मिलना. अब कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन द प्राइस दैट इज एग्री टू बी पे बाय द प्रोमाइजी फॉर द प्रोमिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस. मतलब कंसिडरेशन क्या है? ये एक प्राइस है जो कि प्रोमाइजी पे करेगा प्रोमाइजर को, कि प्रोमाइजर उसको गुड्स देगा, बदले में वो उसको पैसे देगा. ये हमारी होती है कंसिडरेशन. इट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जैसा कि मैंने आपको बताया, कंसिडरेशन बहुत सारे एलिमेंट में से एक एलिमेंट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन क्या है? कंसिडरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको याद होनी चाहिए. व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमाइजी और एनी अदर पर्सन डन्स एनीथिंग, डूइंग एनीथिंग, प्रोमिस टू डू एनीथिंग फॉर ए प्रोमिस इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन. मतलब प्रोमाइजर की डिजायर पे प्रोमाइजी ने कुछ कर दिया हो, जो डन एलिमेंट है वो पास्ट के लिए यूज होता है. डूइंग कुछ कर रहा हो, या फ्यूचर में कुछ करेगा, या कुछ नहीं भी करेगा, तो वो हमारा होता है कंसिडरेशन. सुनो ध्यान से. कंसिडरेशन मींस एट द डिजायर ऑफ प्रोमाइजर. ये डिजायर ऑफ प्रोमाइजर क्यों आया, प्रोमाइजी क्यों नहीं आया? वो सोचो एक बात. मैंने आपको 10,000 यूनिट ऑफ एक्स सेल करी है. अब पैसे आप मेरे डिजायर पे दोगे, मुझे अपने डिजायर पे दोगे, ऑब्वियसली मेरे डिजायर पे दोगे ना. जितने रुपए में मैंने आपको बोला है कितने रुपए में मैं आपको सेल करूंगा, उतने ही रुपए तो आप मुझे दोगे. तो इसीलिए एट द डिजायर ऑफ प्रोमाइजर. प्रोमाइजी या कोई और पर्सन, उसका एजेंट भी हो सकता है, वो कुछ काम कर दिया हो पहले, उसने कर रहा हो या फ्यूचर में करे, इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन. हमारी कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है. एक वैलिड कंसिडरेशन की लीगल रूल्स क्या होते हैं? जैसा मैंने आपको पहले बताया, डिजायर किसकी होनी चाहिए? प्रोमाइजर की होनी चाहिए. कंसिडरेशन किससे आ सकती है? प्रोमाइजी से आ सकती है, उसके किसी और पर्सन से भी आ सकती है. आप एक बात सुनो ना, मैंने मिस्टर राम को सेल करी है. अब पैसे चाहे राम दे, श्याम दे, सीता दे, गीता दे, कोई भी दे, मुझे क्या मतलब है उससे? मुझे पैसों से मतलब है. तो इसीलिए मूव फ्रॉम प्रोमाइजी और एनी अदर पर्सन, बट होनी किसकी डिजायर पे चाहिए? प्रोमाइजर की डिजायर पे होनी चाहिए. एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. एग्जीक्यूटेड क्या होता है? वो कंसिडरेशन जो एक पार्ट पे पूरी हो चुकी हो. एग्जीक्यूटेड जो दूसरे पार्ट पे भी पेंडिंग हो, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजरी. मतलब कंसिडरेशन है नहीं ऐसी होनी चाहिए जो किसी फैक्ट के ऊपर बेस हो, जिसका कुछ अस्तित्व हो. ऐसा बिल्कुल हवा में बात नहीं होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, वो इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए. ठीक है. जैसे अब आप मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं पे ट्रेजर ढूंढ के दिखाऊंगा आपको, मैं कुछ जादू करके दिखाऊंगा, ये सारी इल्यूजरी बातें हैं. तो ऐसी कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए. द कंसिडरेशन मीन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. जो हमारी कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, इमोरल बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. अब ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट. कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, बट होना जरूरी है. अब एक बात बताओ, 10,000 की कोई चीज है, अगर मैंने वो 8,000 में बेच दी, तो क्या सिर्फ 8,000 में बेचने से कॉन्ट्रैक्ट हमारा इनवैलिड हो जाएगा? नहीं, डिस्काउंट फैक्टर भी तो होता है. तो इसीलिए कंसिडरेशन एडिक्वेट होनी जरूरी नहीं है. कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी पर्टिकुलर वैल्यू, बट इट मस्ट बी समथिंग दैट लॉ शुड रिगार्ड सम वैल्यू. कंसिडरेशन का पर्टिकुलर वैल्यू का होना जरूरी नहीं है, बट ऐसी होनी चाहिए जो लोग की नजरों में कुछ वैल्यू रखती हो. एग्रीमेंट आउट ऑफ फ्री कंसेंट विल नॉट बी इनवैलिड बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन. इसमें क्या बोला है? अगर मान लो कंसेंट हमारी फ्री हुई हो, मतलब कोई दबाव धमकी नहीं हुई हो, सिर्फ हमारा कंसिडरेशन कम हो, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं बनता. पर अगर कंसिडरेशन शॉकिंगली लेस हो, बहुत ज्यादा कम हो, तो कोर्ट उसको एक एविडेंस के रूप में यूज कर सकता है कि जरूर कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हुई होगी. जैसे सामने वाले ने मेरे ऊपर अप्लाई किया कि इसने मेरे ऊपर धमकी दी है, कोर्ट विश्वास नहीं करेगा जब तक मैं अपना बचाव नहीं करूंगा तब तक. बट कंसिडरेशन 10 रुपए की जगह 2 रुपए है, तो कोर्ट मान सकता है कि 10 रुपए की चीज 2 रुपए में बेची है, तो जरूर वो पर्सन सही कह रहा होगा. तो इसलिए ये होता है कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज करना. क्वेश्चन आने के 90% चांसेस हैं. इसको आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, जो 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्लास नोट्स में लिखवा रखे हैं. परफॉर्मेंस ऑफ वन
परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज नॉट लीगली बाउंड टू परफॉर्म। अगर कोई पर्सन कुछ काम करने के लिए लीगली बाउंड है तो वही काम करने के लिए एडिशनल कंसिडरेशन बिल्कुल भी डिमांड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, जैसे अब पुलिस सिक्योरिटीज होती हैं, अब उनको काम करने के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज फीस दे रही है, सैलरी दे रही है, तो क्या सेफ्टी करने के लिए क्या हमसे वो दोबारा से फीस मांग सकते हैं, या सिक्योरिटी करने के लिए दोबारा से हमें चार्ज मांग सकते हैं? वो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनकी ड्यूटी बनती है, वो नहीं मांग सकते। ये था हमारा वैलिडिटी ऑफ ए कंसिडरेशन, जिसमें हमने 7 पॉइंट पढ़े। पहला हमने पढ़ा डिजायर ऑफ प्रोमाइजर फ्रॉम द प्रोमाइजी, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड, रियल नॉट इल्यूजरी, नॉट अनलॉफुल, नॉट नीड टू बी एडिक्वेट, एंड वेयर वन इज लीगली बाउंड ही कैन नॉट डिमांड द अदर टाइप ऑफ कंसिडरेशन। फिर द शूट बाय थर्ड पार्टी, ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होती हैं सिर्फ वही शू कर सकते हैं, कोई तीसरा बंदा शू नहीं कर सकता। लेट्स से यहाँ पे एक पर्सन है राम, यहाँ पे एक पर्सन है मोहन। अब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बना है, अब राम ने कोई ब्रेच कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो क्या मोहन के बिहाव पे सोहन उसको शू कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, सिर्फ मोहन ही शू कर सकता है। तो ये हमारा होता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज वी कैन से only a party to the contract can sue. Okay, however this rule have some exceptions where stranger can sue. कुछ exceptions होते हैं जहाँ पे stranger भी sue कर सकता है, मतलब यहाँ पे सोहन भी sue कर सकता है। ऐसे कुछ केसेस होते हैं, वो कौन से केसेस है वो मैं आपको भी पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला, इन केस ऑफ ट्रस्ट, अगर मैंने किसी ट्रस्ट को डोनेशन दिया है और वो पैसा बेनिफिशियरीज के यूज में नहीं आ रहा, आना तो बेनिफिशियरीज के यूज में चाहिए, तो बेनिफिशियरीज भी ट्रस्टीज को शू कर सकते हैं। इवन दो डोनर और डोनी अलग है, पर बेनिफिशियरीज भी शू कर सकते हैं। इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट क्या होता है? अगर मान लो बंटवारा हो रहा है या फिर फैमिली सेटलमेंट हुई है, तो जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो भी शू कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, मदर वर्सेस सोनू एंड मोनू। सोनू एंड मोनू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो मदर को महीने के 15,000 रुपये देंगे बंटवारा होने के बाद, राइट। ये हमारे क्लास के सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब मोनू ने वो अलाउंसेस देना बंद कर दिया। अब सोनू और मोनू का कॉन्ट्रैक्ट था, बट बेनिफिशियरी कौन था? मदर। क्या मदर सोनू को शू कर सकती है, मोनू को शू कर सकती है? डेफिनेटली यस, क्योंकि वो बेनिफिशियरी है। इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और सेटलमेंट, मतलब कोई शादी ब्याह में अगर हमने कोई बात छुपाई है तो शायद वो, मतलब नोट शायद, चाहे वो नोट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हो, फिर भी वो छुपाने वाली पार्टी को शू कर सकती है। इन केस ऑफ कोविनेंट रनिंग विद लैंड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, केस स्टडी बनने के काफी ज्यादा चांसेस हैं यहाँ से। कोविनेंट क्या होती है? कंडीशन। रनिंग का मतलब होता है अटैच, मतलब कोई कंडीशन लैंड के प्रॉपर्टी के साथ अटैच होती हुई आ रही है तो क्या होगा? Where a condition attached with the land, then the person to purchase the land with the notice of the condition, then he is also bound with such condition. The condition may be enforced even by the successor of the seller. मतलब यहाँ पे एक हमने केस लिया था, सोहन था। अब सोहन ने मोहन को एक जमीन बेची जो एग्रीकल्चर की थी। सोहन का बेटा था छोटू। अब मोहन ने वो एग्रीकल्चर जमीन इंडस्ट्री पर्पस के लिए लगा ली और सोहन ने मना किया था कि इसके ऊपर आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। तो क्या सोहन और मोहन का एग्रीमेंट हुआ था उस कंडीशन के रिगार्डिंग जो लैंड के साथ अटैच थी? तो क्या छोटू शू कर सकता है अगर कल को मोहन ने उसके ऊपर इंडस्ट्री बनानी शुरू कर दी तो? डेफिनेटली यस। मतलब कंसेप्ट क्या है, अगर कोई प्रॉपर्टी के साथ कोई कंडीशन जुड़ी हुई आ रही है पीछे से, तो वो हर किसी पर्सन को शू नहीं, I'm repeating again, हर किसी पर्सन को फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं करी तो कोई भी पर्सन उसको शू कर सकता है। देन कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड थ्रू एन एजेंट, अगर एजेंट ने कोई काम किया है तो उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल ही होता है। थर्ड पार्टी प्रिंसिपल को भी शू कर सकते हो, प्रिंसिपल भी थर्ड पार्टी को शू कर सकता है। इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट का जो राइट है वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफर किया है तो वहां पे जो असाइनी है वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स भी कर सकता है। एक्नोलिजमेंट और स्टॉपल, अगर हमने किसी को एक्नोलेज किया है कि मेरे पास वो कैपेसिटी है तो वो मान ली जाएगी, बाद में अगर ब्रेच किया तो मैं डैमेज देने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। जैसे करण, वरुण, अर्जुन, ऐसा था यहाँ पे। अब करण को अर्जुन को 5 लाख रुपए देने थे, उसने वरुण को कहा कि आप दिल्ली तो जा ही रहे हो, वरुण अर्जुन के 5 लाख रुपए ले जाओ और उसको दे देना। अब वरुण ने अर्जुन को बता दिया कि आपके 5 लाख रुपए मेरे पास रखे हुए हैं, मतलब वरुण ने अर्जुन को कुछ एक्नोलेज कर दिया। तो बेशक से अर्जुन और वरुण कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है तो अर्जुन फिर भी वरुण को शू कर सकता है। तो ये बोलते हैं एक्नोलेजमेंट और स्टॉपल, मतलब अगर किसी पार्टी ने कुछ कन्फेस किया है, कुछ डिक्लेयर किया तो वो मान लिया जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे थर्ड पार्टी भी शू कर सकती है। फर्स्ट इज, ये 2 नाम से आ सकता है।
पहला, डिफाइन द केसेस विद द थर्ड पार्टी कैन शो द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज और एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको ध्यान रखनी है, राइट। ट्रस्ट हो गया, फैमिली सेटलमेंट हो गया, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोवेनेंट रनिंग विद लैंड हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंसी हो गया, असाइनमेंट हो गया, और नॉलेज और स्टॉपल हो गया, एक्नॉलेजमेंट और स्टॉपल। देन जैसा मैंने आपको इस क्लास की स्टार्टिंग में ही की बात बताई थी कि अमंग ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स, एक एसेंशियल एलिमेंट हमारा क्या है, कंसिडरेशन है। अगर उसमें कंसिडरेशन नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा है वो वॉइड माना जाएगा, मीन दैट वैलिड नहीं माना जाएगा, समझे। तो वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट द कंसिडरेशन, generally there is no valid agreement without the consideration, however there are some exceptions where agreement will be valid even without any consideration। आमतौर पर मैंने आपको बताया कि बिना एग्रीमेंट के, बिना कंसिडरेशन के कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं बन सकता, पर कुछ केसेस हैं जहां पे बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। सुनो, इस पे क्वेश्चन हेड पे भी आ सकता है और अलग अलग पार्टिकुलर्स पे भी आ सकता है, समझे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। फर्स्ट इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर प्रेम और स्नेह में कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट तो फिर भी वैलिड माना जाएगा। इसमें नेचुरल लव, ये कंडीशन के ये अलग से क्वेश्चन आ चुका है पहले 4 नंबर में। कंडीशन की 4 ही कंडीशन है, नेचुरल लव और अफेक्शन होना चाहिए पार्टीज के बीच में, रिलेशनशिप होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, और अंडर लॉ वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया था क्लास में, अब एक फादर है और फादर के 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। फादर ने क्या सोचा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी सारी अपनी डॉटर के नाम पे करूंगा, ओके। और जब फादर उसके नाम पे करने जा रहा था तो बीच रास्ते में उसकी डेथ हो गई, और डॉटर ने कहा कि अब सारी प्रॉपर्टी मेरी है, क्योंकि मेरे फादर ने मेरे को जुबान दी हुई है, एग्री करा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी मैं अपनी बेटी को ट्रांसफर करूंगा। अब पॉइंट ये है, क्या उसके 2 लड़के वो प्रॉपर्टी मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते हैं? डेफिनेटली यस। लड़की का अकेली का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं था। तो चारों कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि राइटिंग में भी होना चाहिए, वो रिलेशनशिप भी होना चाहिए उनके बीच में, लव एंड अफेक्शन भी होना चाहिए, एंड देन रजिस्टर्ड अंडर लॉ इन राइटिंग, और क्या रहेगा अपना लव एंड अफेक्शन नियर रिलेशनशिप भी होना चाहिए। अब फादर डॉटर के बीच में राइटिंग में भी था, लव एंड अफेक्शन भी था और रिलेशनशिप भी था, बट रजिस्टर्ड नहीं था वो, तो इसलिए डॉटर या बेटी वो प्रॉपर्टी फादर की अपने भाइयों से क्लेम नहीं कर सकती। बस ये अपना कंसेप्ट था बस। Promise to pay time barred debt. Where a defaulting person promised to pay time barred debt in writing, it is valid even without any consideration. Time barred debt क्या होता है? अगर मान लो वंश ने पुनीत को 5 लाख रुपए का लोन दिया था, 3 साल बाद एक्सपायर हो गया वो, अब पुनीत इसको रीपे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि वो टाइम बार्ड हो गया है, बट आउट ऑफ द ह्यूमैनिटी पुनीत ने उसको एग्री किया कि मैं आपका पैसा पे कर दूंगा। वैसे पुनीत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, फिर भी उसने एग्री कर दिया, और बाद में फिर उसकी नीयत पलट गई, मना कर दिया उसने, क्योंकि वंश अब इसको शू कर सकता है? बताओ, यस और नो? पहले 3 साल तो वो नहीं कर सकता, 3 साल के बाद तो नहीं कर सकता, बट पुनीत ने एक बार एग्री कर दिया तो क्या कर सकता है? डेफिनेटली यस। मतलब पुनीत को चाहे नई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा हो कोई भी, अब 3 साल बाद तो पुराना वाला तो एक्सपायर हो गया ना, नया कुछ भी नहीं मिल रहा उससे बदले में, बट फिर भी वो कह रहा है कि मैं पैसे दे दूंगा, तो चाहे कंसिडरेशन ना भी हो फिर भी ये वैलिड माना जाएगा, सब्जेक्ट टू वो राइटिंग में होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड, गिफ्ट के केस में कोई कंसिडरेशन अलाउड नहीं होती है। चैरिटी के केस में, मतलब मैंने अगर टेंपल को एग्री किया कि मैं आपको डोनेशन दूंगा, और उस डोनेशन के एग्रीमेंट के बेसिस पे टेंपल ने रेनोवेशन करवाना स्टार्ट कर दिया, तो बाद में जो टेंपल के ट्रस्टीज है वो मुझे शू कर सकते हैं फॉर रिकवरी ऑफ सच डोनेशन। बेलमेंट, बेलमेंट का मतलब क्या होता है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू another for some specific purpose and post accomplishment of purpose good either returned or disposed of as per the direction of पेलर। बेलमेंट में क्या होता है, गुड्स हम डिलीवर करते हैं किसी एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को, और पर्पज अकम्प्लिश होने के बाद गुड्स या तो डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं या वापस कर दिए जाते हैं। ये हम यूनिट नंबर 8 में भी पढ़ेंगे कि बेलमेंट में कोई भी हमें किसी तरह की कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। कंपनसेशन और पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ये भी बहुत ही बढ़िया है भाई, सुनो ध्यान से। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, अब पास्ट में अगर कोई सर्विसेज की थी अपने आप अपनी मर्जी से,
जिसके बदले में आज वो पर्सन मुझे कंसिडरेशन देना चाह रहा है, तो आज मैं उसको कुछ भी नहीं दे रहा, तो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट या वो एग्रीमेंट जो उसने किया है मेरे को आज वो वैलिड माना जाएगा। वेर ए पर्सन प्रोमिस अदर टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, इट इज वैलिड इवन विदाउट एनी कंसिडरेशन एंड प्रोमिस द प्रोमाइजी कैन शू द प्रोमाइजर फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोमिस। मतलब अगर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज को कंपनसेट करेगा किसने एग्रीमेंट किया तो वैलिड माना जाएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले आपके सामने। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब बी ने ए के लिए अपनी मर्जी से 1 महीने पहले कोई काम किया था, डन। अब ए को 1 महीने बाद रियलाइज हुआ कि मुझे इसको पैसे देने चाहिए, ओके। अब 1 महीने बाद उसने एग्री किया, कॉन्ट्रैक्ट तो 1 महीने बाद मिला, तो बी से नया क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, पहले आ चुका पास्ट में, तो फिर भी वो वैलिड माना जाएगा कि आज कोई कंसिडरेशन ना भी आ रही हो। कंडीशन क्या होनी चाहिए, अपनी मर्जी से किया हो, बी के दबाव में आके इन्हें वो काम ना किया हो, फिर प्रोमाइजर के लिए किया हो, ए के लिए किया हो, या फिर किसी और के लिए किया है पर प्रोमाइजर वहां पे होना चाहिए, ओके। और प्रोमाइजर की खुद की इंटेंशन होनी चाहिए, दबाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बस ये हमारा एग्जांपल था क्लास में जो लिया था वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। तो एक एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई भी कंसिडरेशन की नीड नहीं होती है। तो मेन टॉपिक हमने क्या पढ़ा, इसमें डेफिनेशन पढ़ा, लीगल रूल्स पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी पढ़ा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन की 4 कंडीशन, रजिस्टर्ड, राइटिंग, नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड रिलेशनशिप। और बाकी हमारे सिंपल से, तो उनमें अंदर कोई कंडीशन नहीं थी, जैसे हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रोमिस टू पे टाइम बार डेट, राइटिंग में होना चाहिए, गिफ्ट होना चाहिए, चैरिटी, बेलमेंट एंड पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। इसकी कंडीशन आ सकती है, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। मैं बता रहा हूँ आपको 4 कंडीशन है, वॉलंटरी होना चाहिए, प्रोमाइजर के लिए होना चाहिए, और प्रोमाइजर उस टाइम पे होना चाहिए जो प्रोमाइजी वो चीज़ परफॉर्म कर रहा था, और प्रोमाइजर की इंटेंशन टू कंपनसेट भी होनी चाहिए। तो ये थी हमारी यूनिट नंबर 2। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, आप डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्दर अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज परचेज करनी हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।